हेलो दोस्तों, उत्कर्ष स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा आपका जो सिलेबस है उसमें आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ग्राम समाज एवं विकास। और इस ग्राम समाज एवं विकास सब्जेक्ट से आपके परीक्षा में 25 अंकों के कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है ग्राम समाज एवं विकास के तथ्यों को समझना। यदि आपने इसके लिए किसी बुक को पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी बुक को नहीं पढ़ा है तो अब आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एक बुक में आपको ग्राम समाज में विकास के सभी तथ्यों का बेहतरीन समावेश नहीं मिलने वाला है। चाहे वह आपका घटना चक्र हो, अरिहंत हो, या यूथ कंपटीशन टाइम्स हो, या गाइडर पब्लिकेशन हो। इन सभी को देखने के बाद और पढ़ने के बाद जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मुझे ग्राम समाज एवं विकास के लिए मिला है, उन सभी तथ्यों को मैं एक जगह पर सम्मिलित करके एक नोट्स तैयार किया हूँ। और इस नोट्स के जरिए मैं आपको ग्राम समाज एवं विकास के सभी तथ्यों को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप ग्राम समाज में विकास के लिए आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी तथ्य इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो ग्राम समाज में विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं ग्राम समाज में विकास के बारे में जानना। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्राम समाज में विकास में हम लेखपाल के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, बता दूं मैं आपको, इस वीडियो में हम सिर्फ उतना ही जानेंगे जितना हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अतिरिक्त तथ्य को जानने का। इसीलिए हम संक्षिप्त में बेहतरीन तथ्य को ही जानेंगे। देखिए, राजस्व लेखपाल जो है, इसको जो हल्का प्राप्त होता है उस हल्के में जो भी खेत होते हैं उन खेतों का लेखा जोखा तैयार करता है, और साथ ही साथ जो भूमि अभिलेख होते हैं उनको अपने रजिस्टर में दर्ज करने का कार्य करता है, या दर्ज करने वाला एक अधिकारी होता है। यह गांव स्तर का अधिकारी होता है जो गांव में अक्सर दिखाई देता है। और लेखपाल जो है यह कानूनों के अधीन होकर कार्य करता है। और उसके बाद लेखपाल जो है यह गांव की भूमि जो होती है उसका पूरा विवरण अपने पास रखता है, यानी कि इसका जो हल्का होता है उस हल्के में जितने भी गांव आते हैं उस गांव के जितने भी भूमि होते हैं उन सब का विवरण अपने पास रखता है। और लेखपाल का जो हल्का होता है यह अपने हल्के में जाता है, ठीक, यह अपने हल्के में प्रत्येक साल 3 बार निरीक्षण करता है, और उस निरीक्षण को पड़ताल कहते हैं। पड़ताल यानी कि लेखपाल का जो हल्का होता है उस हल्के में जितने भी गांव आते हैं उस पूरे गांव के, ठीक है, पूरे गांव के जितने भी खेत हैं उन सभी खेतों का साल में 3 बार निरीक्षण करता है, और इस प्रक्रिया को पड़ताल कहा जाता है। अब लेखपाल का जो पद है इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, लेखपाल जो है इसे पहले पटवारी के नाम से जाना जाता था, और यह पटवारी शब्द का प्रचलन जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश काल में 1918 में जो गांव में सरकार के प्रतिनिधि होते थे उनको पटवारी कहा जाता था, लेकिन चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। और यह चौधरी चरण सिंह के ही याद में किसान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को। अब राजस्व लेखपाल के कार्य के बारे में जानेंगे। तो राजस्व लेखपाल का पहला कार्य यह होता है, यह भूमि से संबंधित कार्यों को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमि से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उन सभी विवादों का निपटारा भी लेखपाल के माध्यम से ही किया जाता है। और लेखपाल जो है यह दाखिल खारिज की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या होती है? मान लीजिए गांव में एक किसी खेत का मालिक है। जब वह मालिक किसी को अपना खेत बेच देता है तो जो विक्रेता होता है, जब उसके नाम को उसके खतौनी में दर्ज कर दिया जाता है और मालिक के नाम को हटा दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज की प्रक्रिया कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो है लेखपाल की मौजूदगी में संपन्न होता है। अब लेखपाल के पड़ताल के बारे में जानते हैं, यानी कि यह जो साल में 3 बार निरीक्षण करता है उसके निरीक्षण के बारे में जानते हैं। जब पहली बार पड़ताल करता है तो उसे खरीफ की पड़ताल कहते हैं, और यह शुरू होता है 10 अगस्त से
और दूसरी बार पड़ताल करता है तो उसे रवि की पड़ताल कहते हैं। यह 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और इसके तीसरे पड़ताल को जायद पड़ताल कहा जाता है और यह 1 मई से प्रारंभ होता है। अब अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। कृषि वर्ष, जिसे फसली वर्ष भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत 1 जुलाई से प्रारंभ होती है और 30 जून तक चलती है। दोस्तों, अमीन नाम का एक सरकारी कर्मचारी होता है। यह क्या करता है? यह भू राजस्व की वसूली का काम करता है। तहसील के स्तर पर जो राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है वह तहसीलदार कहलाता है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यह पूछा हुआ है कि गिरदावरी किसे कहते हैं। 2015 में आपका जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा था कि गिरदावरी क्या है। तो याद रखिएगा, भूमि कृषि का जो रिकॉर्ड होता है उसी को गिरदावरी कहा जाता है। यह एक प्रकार का फसल सर्वे होता है जो साल में 2 बार होता है। अब लेखपाल के भी प्रमुख कागजात कौन कौन से हैं जिनके आधार पर वे अपने कार्यों का संचालन करता है। तो पहला होता है खसरा। यह खसरा जो होता है गांव का प्रमुख रजिस्टर होता है। खसरा में खेती की सीमाओं में होने वाले परिवर्तन को नियमित रूप से दर्शाया जाता है और खसरा में महत्वपूर्ण जानकारियाँ सम्मिलित होती हैं, जैसे कि जोत के मालिक का नाम, सिंचाई का स्रोत और बोई जाने वाली फसलों का भी विवरण इस खसरा में होता है। लेखपाल जो है खसरा अपने पास 1 वर्ष तक रखता है। इसके बाद दूसरे वर्ष तहसील में कानूनगो के पास जमा कर देता है। इसे आप याद रखिएगा। लेख खसरा जो होता है इसमें कुल 22 कालम होता है। अब जिल्द बंदोबस्त के बारे में जानते हैं। इसे जिला स्तर पर तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव की भूमि का मापन कर एक बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में संपूर्ण विवरण सहित जिल्द कर दी जाती है। इसी प्रक्रिया को जिल्द बंदोबस्त कहते हैं। अब गांव के नक्शा के बारे में जानते हैं, जिसका इस्तेमाल लेखपाल अपने कार्यों के संचालन के लिए करता है। गांव का नक्शा जो होता है यह संपूर्ण गांव का नक्शा होता है और इसे गांव में सजरा के नाम से जाना जाता है। यह कपड़े पर बना होता है। इसमें गांव की आबादी, वनावरण, क्षेत्रों को अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। और यह सजरा जो होता है इसमें तालाब, नलकूप, कुआं, सरकारी सिंचाई के साधन, रास्ते एवं सड़क को भी प्रदर्शित किया जाता है। अब खतौनी के बारे में जानते हैं। यह सबसे लोकप्रिय दस्तावेज है किसानों का। खतौनी में भूमि का समस्त ब्यौरा रहता है, जिसे लेखपाल के द्वारा 15 नवंबर से पहले तैयार कर लिया जाता है। ये जो तिथि दिया हुआ है, इस तिथि को आप याद रखिएगा कि खतौनी को लेखपाल के द्वारा 15 नवंबर से पहले तैयार कर लिया जाता है। खतौनी में होने वाले परिवर्तन को लाल रंग की स्याही से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। खतौनी में जो भी परिवर्तन होता है उसको लाल रंग की स्याही से प्रदर्शित किया जाता है। खतौनी में कुल 13 कालम होते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। खतौनी में कुल 13 कालम होते हैं। अब रोज नामचा के बारे में जानते हैं। लेखपाल के पास प्रत्येक दिन के कार्यों के विवरण को दर्ज करने के लिए एक डायरी होती है और इसी डायरी को रोज नामचा कहते हैं। इसमें 1 अगस्त से लेकर 1 जुलाई तक के कार्यों का विवरण प्रत्येक वर्ष लिखा जाता है। अब किसान बही के बारे में जानते हैं। यह भी किसानों का एक प्रमुख दस्तावेज है। यह अभिलेख यानी कि किसान बही जो है यह लेखपाल के द्वारा तैयार की गई एक दस्तावेजिक पुस्तक होती है, जो मात्र 10 रुपये के शुल्क पर किसान को उपलब्ध करवाया जाता है। किसान बही पर किसान से संबंधित भूमि की जानकारी होती है, जैसे कि उसके खेत का प्रकार, उसके माता तथा उसके हक संबंधी विवरण सहित किसानों की भूमि की पूरी जानकारी किसान बही पर होती है।
अधिकार अभिलेख यह ऐसा रजिस्टर होता है जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। अब खेवट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह खेवट जो है इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने से पहले प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख खेवट तथा खतौनी थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ खतौनी है। खेवट को अब समाप्त कर दिया गया है। खेवट जो था यह जिम्मेदारी और जमींदारी प्रथा से संबंधित एक रजिस्टर था। जब जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ उसके बाद खेवट को बंद कर दिया गया। अब जमाबंदी के बारे में जानते हैं। यह एक रजिस्टर होता है जिसमें किसान के मालिकाना संबंधी समस्त कृषि भूमि का विवरण एक ही रजिस्टर में एक ही स्थान पर एक ही खाते के रूप में लिखा जाता है। प्रत्येक 5 साल पर जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। प्रत्येक 5 साल पर जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली जो 2006 में आया था, इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जो समूह ग के अंतर्गत आता है। इस सेवा नियमावली का सीधा संबंध राजस्व परिषद से है। आगे देखते हैं। लेखपाल की रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन पत्रों को कलेक्टर द्वारा अपने जिले में आमंत्रित किया जाएगा। ऐसा लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में बताया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो जितना भी भर्ती आता है सबका फॉर्म ऑनलाइन होता है। कलेक्टर की आवेदन पत्रों की कलेक्टर जो है वह आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। ऐसा नहीं है, पहले था ऐसा प्रावधान था लेकिन अब नहीं है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में वस्तुनिष्ठ लिखित प्रकार का एक परीक्षा होगा, अभी भी होता है, और उसके बाद इस लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कलेक्टर के सामने साक्षात्कार होगा। वर्ष 2015 में जो परीक्षा हुआ था उसके लिए कलेक्टर के सामने साक्षात्कार हुआ था, लेकिन अब समूह की जितनी नौकरियां हैं उन सभी में साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है वह समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसा राज्य सरकार ने कहा है। समूह की नौकरी में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ज्येष्ठ अभ्यर्थी होगा, चाहे भले ही 1 दिन का हो, उसको वरीयता दी जाएगी। अब ग्राम विकास अधिकारी के बारे में जानते हैं। ग्राम विकास अधिकारी, जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2018 में ग्राम विकास अधिकारी का भर्ती आया था कुल 1953 पोस्ट के लिए। यदि आपने उस भर्ती के लिए फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था जो बाद में कैंसिल हो गया, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस वीडियो को देखिए और डबल फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस जो है आपके लेखपाल में तो है ही और साथ ही साथ वीडियो में भी है। इसीलिए यदि आप फॉर्म भरे हैं वीडियो का जो 2018 में आया था, तो आप इस वीडियो को और ध्यान से देखिए और सभी तथ्यों को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए ग्राम विकास अधिकारी के बारे में जानते हैं। ग्राम विकास अधिकारी गांव में होने वाले विकास कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है। ग्राम प्रधान या सरपंच के साथ मिलकर गांव के विकास कार्यों का खाका तैयार करता है। ग्राम विकास अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ग्राम विकास अधिकारी के कार्यों को जानते हैं। यह गांव का खाका तैयार करता है और साथ ही साथ ग्राम प्रधान के सहयोग से सरकारी सेवा को गांव के लाभार्थी तक पहुंचाता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजना बनाया जाता है उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गांव में ग्राम प्रधान के साथ मिलकर वीडियो करता है। सरकार की योजनाओं को ग्राम में संचालित करवाता है। अब खंड विकास अधिकारी के बारे में जानते हैं।
यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यह ब्लॉक का अधिकारी होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉकों की योजना और विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। अब खंड विकास अधिकारी के कार्य को जानते हैं। खंड विकास अधिकारी का कर्तव्य यह होता है कि शिविरों, व्यक्तिगत वार्ताओं, समूह बैठकों और प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी शिक्षा के महत्व का प्रचार प्रसार करना, जिसमें ग्रामवासी कृषकों को उर्वरक, उन्नतशील बीज और कीटनाशकों के उपयोग के बारे में जागरूक करना, जिससे कृषि फसल का उत्पादन बेहतर हो सके। यह वीडियो के कार्य होते हैं। अब राजस्व विभाग के बारे में जानेंगे। राजस्व प्रशासन में राजस्व विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग में शामिल अधिकारी राज्य के ग्राम स्तर से शीर्ष स्तर तक के राजस्व से संबंधित कार्यों को देखते हैं। राजस्व प्रशासन और प्रत्यक्ष तथा अन्य करों को वह सुविधा है जो ग्रामीण विकास में प्रासंगिक भूमिका निभाता है। राज्य का प्रमुख राजस्व प्रशासन इकाई राजस्व विभाग है। राज्य का प्रमुख राजस्व प्रशासन इकाई जो है वह राजस्व विभाग है। अब उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत 5 विभाग के अध्यक्ष कार्य करते हैं। पहला राजस्व परिषद, दूसरा चकबंदी आयुक्त, तीसरा है राहत आयुक्त, चौथा है निदेशक भूमि अध्यापति और 5वां है प्रमुख संपादक, जिसे जिला गजेटियर भी कहा जाता है। और इन विभागों का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। अब राजस्व परिषद के बारे में जानते हैं। यह राज्य में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। माल गुजारी से संबंधित राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुआ और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में ही है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब राजस्व परिषद के कार्य के बारे में जानते हैं। राजस्व परिषद के कार्यों को 2 आधार पर विभाजित किया गया है। पहला है प्रशासनिक कार्य, दूसरा है न्यायिक कार्य। तो पहले हम प्रशासनिक कार्य को देखेंगे। प्रशासनिक कार्य क्या है? बंदोबस्त, मालगुजारी, भू अभिलेखों का रखरखाव, अन्य देयों की वसूली करना। और प्रशासनिक कार्य का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अब न्यायिक कार्य देखेंगे। न्यायिक कार्य का मुख्यालय है लखनऊ में। और न्यायिक कार्य क्या है? अपीलीय, निगरानी एवं पुनर्विलोकन करना। अब राजस्व परिषद के गठन के बारे में जानते हैं कि राजस्व परिषद का गठन कैसे हुआ। राजस्व परिषद एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्यों से बनता है। राजस्व परिषद जो है एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्यों से बनता है। इस परिषद के अंतर्गत ही मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। राजस्व परिषद में अधिकारियों को देखते हैं। तो सबसे शीर्ष स्तर का अधिकारी होता है जिलाधिकारी, दूसरा होता है अपर जिलाधिकारी, उसके बाद होता है उप जिलाधिकारी, उसके नीचे होता है तहसीलदार और उसके नीचे होता है नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नीचे होता है राजस्व निरीक्षक, जिसे सामान्यतः कानूनगो के नाम से जाना जाता है। और सबसे नीचे आपका होता है लेखपाल। इसे आप याद रखिएगा कि आपका राजस्व परिषद जो है, इस राजस्व परिषद में सबसे निचले स्तर का जो अधिकारी है वह लेखपाल है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निपटारा करते हैं। अब राजस्व परिषद के प्रमुख अनुभागों को देखते हैं। तो लखनऊ में स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग तथा 14 प्रकोष्ठ हैं। प्रयागराज के कार्यालय में 2 अनुभाग हैं। अनुभाग 1 का कार्य क्या है? जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था लागू करना।
और अनुभाग 2 का कार्य है वृक्षारोपण का कार्य, भूमि क्षेत्रों का विकास, भूमि का आवंटन, बाजार, मेलों, तालाबों, पोखरों से होने वाले आय से संबंधित कार्यों का संचालन करना। अनुभाग 3 का कार्य क्या है? राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्यों का संचालन। अनुभाग 4 का कार्य क्या है? जिलों के अभिलेखों का सुदृढ़ीकरण करना, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, आईएएस तथा पीसीएस अधिकारियों का सृजन, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना। यह अनुभाग 4 जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुभाग है, इसे आप याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से कार्यों का संचालन होता है। अब अनुभाग 5 को देखते हैं। अनुभाग 5 का कार्य क्या है? मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन संबंधी कार्य को देखना। अनुभाग 6 का कार्य है उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद के नवीन पदों का सृजन करना। अनुभाग 7 का कार्य है भू राजस्व, नहर, देय, तकावी देय तथा अन्य सरकारी देय की वसूली करना। अनुभाग 8 का कार्य है चकबंदी से संबंधित। अनुभाग 9 का कार्य क्या है? खेतों की यहाँ पे हाँ खेतों की चकबंदी दाखिल खारिज करना, खेतों की चकबंदी खारिज करना, यह अनुभाग 9 का कार्य है। अनुभाग 10 का कार्य क्या है? अपराधों से संबंधित शिकायत पत्र लेना, आपदा पीड़ितों की सहायता, अनुदान, बाढ़ का कार्य है। यह अनुभाग 10 का कार्य है। अनुभाग 11 का कार्य क्या है? बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करना, भुखमरी की सूचना तथा उसकी जांच करना, कृषि आपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना, फसल तथा मौसम की सूचना का काम करना। अब अनुभाग 12 का कार्य देखते हैं। परिवार नियोजन संबंधी कार्य है, भू राजस्व अधिनियम का कार्यान्वयन है। अनुभाग 13 एवं 14 जो है यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हम इसके बारे में नहीं जानेंगे। राजस्व विभाग के ऑनलाइन दस्तावेज कौन कौन से हैं? इस समय तो सारे दस्तावेज जो हैं राजस्व विभाग के सारे ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। वे कौन कौन से हैं? जैसे आपका है आय है, जाति है, निवास प्रमाण पत्र है तथा किसान भाई है। ये सारे के सारे आजकल ऑनलाइन मिल जा रहे हैं। अब अन्य प्रमुख तथ्य जानते हैं राजस्व विभाग के बारे में। दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई उप जिलाधिकारी के द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई उप जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो प्रधान के चुनाव से संबंधित जो भी शिकायत होती है उस शिकायत की सुनवाई जो है वह उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जो होती है यह उस जिले की जिलाधिकारी की होती है। राजा टोडरमल भूलेख सर्वेक्षण संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ 5 अक्टूबर 2004 को किया गया था। राजस्व विभाग द्वारा सर्वप्रथम बीमा योजना कृषक बीमा योजना है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्व विभाग के द्वारा जो पहला बीमा योजना चलाया गया था उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा वह आपका कृषक बीमा योजना है। राजस्व विभाग का दूसरा बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना है। जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक जिला का सर्वोच्च अधिकारी जो है वह जिलाधिकारी कहलाता है। विभाजन कुछ इस प्रकार से किया गया है कि जिला को उपमंडलों में, उपमंडलों को तहसील या तालुका में, तहसील या तालुका को गांव में। तहसील क्या होता है? यह राजस्व संग्रह का कार्य करता है। तहसीलदार यानी दार का यहाँ मतलब क्या है? दार शब्द का
वह धारक होता है। तहसीलदार क्या होता है? यह कर संग्राहक होता है। अब देखिए यहाँ पे स्तर और अधिकारियों के बारे में जानते हैं। तो जिले में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह जिलाधिकारी कहलाता है, और उप संभाग में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है एसडीओ या एसडीएम कहलाता है। तहसील या तालुका में तहसीलदार कहलाता है। राजस्व वृत्त का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह राजस्व निरीक्षक कानूनगो कहलाता है। और हल्का या क्षेत्र में लेखपाल पटवारी। तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है। कानूनगो ही खसरा खतौनी का निरीक्षक होता है। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि खतौनी का निरीक्षक कौन होता है तो आपको याद होना चाहिए कानूनगो ही खसरा खतौनी का निरीक्षक होता है। उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2651 राजस्व न्यायालय हैं। यह पूरी तरह से अपडेटेड है। इन न्यायालयों में शीर्ष न्यायालय राजस्व न्यायालय की तथा निम्न न्यायालय नायब तहसीलदार की होती है। उत्तर प्रदेश में इस समय 2651 राजस्व न्यायालय हैं, और इन न्यायालयों में जो शीर्ष न्यायालय है वो राजस्व न्यायालय है, और निम्न स्तर का न्यायालय जो है वह नायब तहसीलदार की होती है। आगे देखते हैं। राजस्व न्यायालयों का वर्तमान में कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है, तथा कंप्यूटरीकरण का कार्य जो है यह एनआईसी यूपी को सौंपा गया है। एनआईसी जिसका पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसी के द्वारा राजस्व न्यायालय का कंप्यूटरीकरण किया गया है। अब राजस्व न्यायालय के अधीन में कौन कौन से विषय आते हैं उनको देखते हैं। पहला आता है दाखिल खारिज, दूसरा आता है मेड़बंदी, तीसरा आता है बंटवारा, चौथा है भूमि की नीलामी से संबंधित जो भी मामले होते हैं, पांचवा है जमीन पर मालिकाना हक से संबंधित मामले। अब चकबंदी लेखपाल के बारे में जानते हैं। चकबंदी लेखपाल दोस्तों, चकबंदी से संबंधित वास्तविक कार्य करने वाला यह सरकारी कर्मचारी होता है, और चकबंदी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चकबंदी लेखपाल के कार्य के बारे में जान लेते हैं। चकबंदी लेखपाल ही किसानों की छोटी छोटी चकों में जो बिखरी हुई भूमि होती है उसको इकट्ठा करने का कार्य करता है। अब चकबंदी विभाग के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना प्रारंभ हुआ था 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील से व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से। इसे आप याद रखिएगा। जब यह चकबंदी योजना सफल हुआ तो 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। अब चकबंदी विभाग का कार्य क्या होता है? भूमि के बिखरी जोतों को एकत्रित करना। चकबंदी प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें प्रदेश को कटकों में विभाजित कर दिया जाता है, उसके बाद चकबंदी की जाती है, तथा प्रत्येक कटक में चकबंदी समिति गठित की जाती है, और इस समिति में 5 से 11 सदस्य होते हैं। चकबंदी के कार्य चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होकर कार्य करता है। चकबंदी का कार्य जो है यह चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होकर करता है। अब चकबंदी के प्रकार को जान लेते हैं। तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ऐच्छिक चकबंदी। जब किसान अपनी इच्छा अनुसार चकबंदी करवाता है तो उसे ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं, और यह पहली बार 1921 में पंजाब राज्य में हुआ था। दूसरा होता है अनिवार्य चकबंदी। अनिवार्य चकबंदी वह होता है किसान की इच्छा हो या ना हो चकबंदी होकर रहेगी। और अनिवार्य चकबंदी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आंशिक चकबंदी। जब किसी गांव के अधिकतर किसान चकबंदी के लिए सहमत होते हैं तो शेष को भी कराना पड़ता है, तो इसे आंशिक चकबंदी कहते हैं। और आंशिक चकबंदी पहली बार 1923 में मध्य प्रदेश में तथा दूसरी बार 1936 में पंजाब में हुआ था। पूर्ण चकबंदी क्या होता है? इसमें कानूनन राज्य सरकार चकबंदी को अनिवार्य करके राज्य के सभी लोगों की भूमि की चकबंदी करती है, चाहे कोई सहमत हो या ना हो, सबकी चकबंदी की जाती है, सभी की भूमि की। पूर्ण चकबंदी प्रथम बार 1948 में पंजाब में हुआ था। चकबंदी से लाभ क्या होता है? तो किसानों की भूमि बिखरी हुई भूमि जो है वो इकट्ठी हो जाती है, किसानों के समय की बचत होती है, क्योंकि भूमि इकट्ठी हो जाती है यानी कि उसका खेत इकट्ठा हो जाता है, तो उसे खेती करने में आसानी होती है, तो इससे उसके समय की बचत होती है। किसानों को एक ही बार में बुआई तथा सिंचाई कर लेते हैं, बार बार कई खेतों में जाकर सिंचाई बुआई नहीं करना पड़ता है, वो एक ही खेती में कर लेते हैं। इससे पैदावार में वृद्धि होती है। एक जगह पर खेती करते हैं तो बेहतरीन तरीके से सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। चकबंदी से सिंचाई व्यवस्था आसान हो जाता है, एक ही खेत में सिंचाई करना होता है।
वैज्ञानिक तरीके से खेती करना आसान हो जाता है। चकबंदी से होने वाली समस्याएं क्या है? यदि पक्षपात दृष्टि से चकबंदी की जाती है तो किसान इसका विरोध करते हैं और इसमें बहुत कम किसानों को अनेक खेतों के मुकाबले एक खेत मिल पाता है। इसमें किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य नहीं मिलता है। अब तहसील दिवस के बारे में जानते हैं दोस्तों। तहसील दिवस, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तहसील दिवस जो है, इसके बारे में भी आप सुने होंगे कई दफ़ा। तहसील दिवस जो है प्रदेश के ज़िले में ऐसा दिवस होता है जिस दिन लोग अपनी समस्याओं से समस्त तहसील स्तर के अधिकारियों को अवगत कराते हैं और उनका निराकरण प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इसमें जो शिकायतकर्ता या आवेदनकर्ता होते हैं उनको 10 अंकों की उनको एक रसीद दी जाती है जिसमें 10 अंकों की संख्या होती है। और तहसील दिवस का आयोजन जो है यह प्रत्येक महीने में पहले और तीसरे मंगलवार को होता है और सुबह 10 बजे से होता है। तहसील दिवस में कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं? तो पहला जिलाधिकारी है, दूसरा उप जिलाधिकारी है, तीसरा तहसीलदार है, चौथा नायब तहसीलदार है, पाँचवा कानूनगो है, उसके बाद लेखपाल है। ये सारे के सारे अधिकारी तहसील दिवस में मौजूद होते हैं। अब पंचायतों का गठन कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो यह अनुच्छेद 243 बी में बताया गया है कि पंचायतों के गठन ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर के प्रावधान करता है तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होता है, मध्यवर्ती पर पंचायत होता है, जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। तो पंचायतों के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। पंचायतों का कार्यकाल, इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। पंचायतों का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल से पहले भी पंचायत को भंग किया जा सकता है। पंचायत भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक होता है। सदस्यों के लिए योग्यता क्या है? पंचायत सदस्य कोई बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उसकी योग्यता सबसे पहले तो यह उसके कम से कम 21 वर्ष का उम्र होना चाहिए। पंचायतों के लिए निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो पंचायतों के लिए कराए जाने वाले चुनाव के लिए एक राज्यपाल निर्वाचन आयोग जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक, पंचायतों के लिए चुनाव कैसे होता है? तो इसके लिए राज्यपाल जो है एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है और यह आयोग जो होता है पंचायतों के लिए चुनाव द्वारा पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य का राज्यपाल निर्धारित करे तथा नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार के आधार पर ही पद से हटा सकते हैं तथा इसे हटाने की विधि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि के समान होगी। यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसे हटाने की प्रक्रिया जो होती है वह किसके समकक्ष होती है? तो यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तारीख कब हुआ था लागू? 24 अप्रैल 1993 से 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों को नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाना होगा तथा पहले से गठित पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति तक रहेगी अगर राज्य द्वारा उन्हें भंग नहीं किया जाए तो। न्यायालय के हस्तक्षेप, अब न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन से तात्पर्य होता है कि ऐसी विधि की मान्यता हो जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, स्थानों का आवंटन से संबंधित मामले को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। अब आगे देखते हैं राज्य विधानमंडल जो होता है वो पंचायतों के लेखाओं की परीक्षण कर सकता है। पंचायत के अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं? वे कार्य जो एक ग्राम पंचायत को करनी ही होगी क्योंकि ये अनिवार्य कार्य है। पहला, पेयजल की व्यवस्था करना है, दूसरा है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करना है, तीसरा है सड़कें एवं नालियों का बनवाना है, चौथा है हाथ में बाजारों का प्रबंधन करना है, पाँचवा है सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना है, छठवां है महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करना है। लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना।
कृषि एवं भूमि का विकास करना। ये सारे के सारे पंचायत के कार्य हैं। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत के बैठक के बारे में। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक जो है उस ग्राम पंचायत के गठन से 30 दिन के भीतर होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के गठन से 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत की पहली बैठक होना अनिवार्य है और 2 लगातार बैठकों के बीच में 2 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और ग्राम पंचायत से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनको देखते हैं। वर्तमान में भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जो है वह है 2,55,357। और पंच जो होता है जिसका नाम आप सुने होंगे, पंच में कुल 7 से 17 सदस्य होते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित किया गया, इसे आप याद रखिएगा। ग्राम पंचायत जो होता है इसमें महिलाओं के लिए 33% सीट जो है वह आरक्षित किया गया है। और ग्राम पंचायत का गठन जो है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। ग्राम पंचायत का गठन जो है यह 1000 की आबादी पर किया जाता है। ग्राम पंचायत में मतदाता बनने के लिए व्यक्ति की उम्र जो है ग्राम पंचायत में मतदाता बनने के लिए व्यक्ति की उम्र जो है वह 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। यह गलत टाइप हो गया है। ग्राम पंचायत में मतदाता बनने के लिए व्यक्ति की उम्र जो है 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो होता है या ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। 2 बार टाइप हो गया है। उप प्रधान का चुनाव पंचायत के चुने गए नए सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब भूमि सर्वेक्षण के बारे में जानते हैं। तो भूमि पर स्थित बिंदुओं की माप करने को ही भूमि सर्वेक्षण कहा जाता है, यह इसका परिभाषा है। आगे देखते हैं भूमि सर्वेक्षण आवश्यक क्यों है। आखिर भूमि सर्वेक्षण क्यों किया जाता है। तो खेतों में खेती के लिए सिंचाई और नाली मेड़ आदि की सही स्थिति होने से ही सफलतापूर्वक कृषि कार्य किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसके लिए भूमि का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। इससे बंटवारे की स्थिति में विभिन्न खेतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पड़ोसियों से सीमा विवाद हल करने के लिए सीमाओं का निर्धारण करना तथा क्षेत्रीय विकास के लिए अमुक्त क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने में सुविधा रहती है। भूमि सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या है उसको जानते हैं। तो खेत का सही मानचित्र तैयार करना है, खेतों की सही तरीके से सीमा निर्धारण करना है, कृषि कार्यों के अच्छे संचालन के लिए उपयुक्त खेतों का निरीक्षण करना है, ढाल के अनुरूप फसलें उगाकर भू क्षरण को कम करना है, आसपास के सदस्यों की सीमा विवाद को सुलझाना है, विभिन्न खेतों का क्षेत्रफल मालूम करना है, भूमि की दक्षता का सही मूल्यांकन तथा उपयोग करना है, सड़क मेड़ तथा सिंचाई की नाली के लिए सही स्थान का चुनाव करना है, क्षेत्र के विकास के लिए सही नियोजन करना है, प्राकृतिक स्थल तथा अन्य भूभाग के विकास के लिए फार्म के उचित जल निकास के लिए। ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वे सब भूमि सर्वेक्षण के उद्देश्य तथा महत्व को बताते हैं। अब सर्वेक्षण के प्रकार को जान लेते हैं। तो सर्वेक्षण जो है यह प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है सैनिक सर्वेक्षण, दूसरा होता है धरातली सर्वेक्षण। तो कृषि कार्य में धरातली सर्वेक्षण ही किया जाता है। यंत्रों के आधार पर सर्वेक्षण के प्रकार को जानते हैं। तो यंत्रों के आधार पर कुल 8 प्रकार का सर्वेक्षण होता है। पहला होता है जरीब सर्वेक्षण, इसे इंग्लिश में चेन कहते हैं। दूसरा होता है प्लेन टेबल सर्वेक्षण, तीसरा होता है कुतुबनुमा सर्वेक्षण, चौथा होता है फोटोग्राफिक सर्वेक्षण, पांचवा होता है हवाई सर्वेक्षण, छठवां होता है टेकियोमेट्रिक सर्वेक्षण, छठवां होता है थियोडोलाइट सर्वेक्षण और आठवां होता है लेवल सर्वेक्षण। अब भूमि सर्वेक्षण के लिए कौन कौन से यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे ही बस हम जानेंगे या जिससे प्रश्न
परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है उसे ही हम जानेंगे। तो पहला है हमारा जरीब। यह सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है भूमि सर्वेक्षण के लिए। यह इस्पात का बना होता है और इसके दोनों सिरों पर पीतल के हैंडल पकड़ने के लिए लगे होते हैं। भूमि मापने के लिए जरीब सर्वेक्षण एक सबसे अच्छी एवं सरल विधि है। जरीब को भूमि पर फैलाने के लिए इसके किनारों पर हैंडल लगे होते हैं, जिसको पकड़कर हम भूमि पर आसानी से जरीब को फैला सकते हैं। यह देखिए, यह है जरीब। जरीब कुछ इस प्रकार से होता है। यह लोहे या स्टील का बना होता है। यह भूमि की लंबाई मापने के लिए काम में आता है। इसमें 100 कड़ियाँ लगी होती हैं और प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फुट या 7.992 इंच होती है। अब जरीब के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो पहला आता है घंटर जरीब। यह 64 से 66 फीट लंबा होता है। यह रकबा नापने का काम आता है। रकबा क्या होता है? यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे रकबा क्या होता है। इंजीनियर जरीब, इसकी लंबाई 100 फीट होती है और इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। तीसरा मीटरी जरीब। यह 20 से 30 फीट लंबा होता है और इसमें भी 100 कड़ियाँ होती हैं। यहाँ पे कुछ मात्रक हैं जिसके आधार पर हम भूमि सर्वेक्षण का मापन करते हैं। तो भूमि सर्वेक्षण में लंबाई मापने के लिए हम निम्न मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गज है। एक गज होता है, यह 1 यार्ड 0.91 मीटर 36 इंच 9 वर्ग फीट के बराबर होता है। एक हाथ जो होता है यह 0.5 गज 18 इंच और 1.5 फीट और 0.4752 मीटर के बराबर होता है। एक गट्ठा जो होता है यह 2.75 गज 99 इंच के बराबर होता है। एक जरीब जो होता है यह 55 गज के बराबर होता है। अब वो भूमि सर्वेक्षण में क्षेत्रफल मापने के लिए हम निम्नलिखित मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक उनवांशी, और एक उनवांशी जो है यह 24.5025 वर्ग गज 0.17015625 वर्ग फुट के बराबर होता है। और एक कचवांशी जो है यह 20 उनवांशी के बराबर होता है। एक विषवांशी जो है यह 20 कचवांशी एक वर्ग गड्ढा 7.5625 वर्ग गज 9801 वर्ग गज के बराबर होता है। 20 विषवांशी जो होता है 20 विषवांशी जो होता है यह 20 वर्ग लाठा के बराबर होता है। एक कच्चा बीघा जो है यह 6.66 बिस्सा के बराबर होता है। 1008 वर्ग गज और इसमें अगर 3 वर्ग फुट को भी जोड़ लिया जाए तो इसके बराबर होता है 843 वर्ग मीटर के बराबर होता है एक कच्चा बीघा। एक पक्का बीघा जो होता है यह 1 वर्ग जरीब 3 कच्चा बीघा 20 बिस्से और 3025 वर्ग गज और 2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब एकड़ को देखते हैं। एक एकड़ जो होता है 4840 वर्ग गज 4046.8 वर्ग मीटर और 0.4047 हेक्टेयर 8 कनाल 160 मरला के बराबर होता है एक एकड़। और एक हेक्टेयर जो है यह 11,960 यार्ड 10,000 वर्ग मीटर 2.471 एकड़ के बराबर होता है। एक बिस्सा जो है 20 विषवांशी के बराबर होता है। अब लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं भूमि सर्वेक्षण में। 4 अंगुल जो है यह 1 गीढ़ा के बराबर होता है। 16 गीढ़ा जो है 1 गज के बराबर होता है। 3 गीढ़ा जो है 1 गट्ठा के बराबर होता है। 20 गट्ठा जो है यह 2 जरीब के बराबर होता है। 29 सही 1/8 जरीब जो है यह 1 मील के बराबर होता है। 3 हाथ जो है 1 करम के बराबर होता है। 10 करम जो है 1 जरीब के बराबर होता है। दोस्तों, अब यहाँ से हम उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में जानेंगे। मैं आपको बता दूँ, आपका ग्राम समाज एवं विकास का जो सिलेबस है तो इसमें जो कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के, इसमें आपका 11 से 12 प्रश्न जो है वह यूपी जीके से होगा। इसीलिए हम यूपी जीके को भी इसमें हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं यूपी जीके के उन सभी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पूरा आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और बिना समय बर्बाद किए आप उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। क्योंकि दोस्तों, आपका एक एक मिनट जो है वो बड़ा ही कीमती है, अमूल्य है। आपका एक एक मिनट, एक एक सेकेंड। तो दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की कृषि जो है, इसको हम इस वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। यह ग्राम समाज में विकास का जो सीरीज चल रहा है, इसको हम 5 से 6 भाग में देखेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपकी तरह मैं भी उत्तर प्रदेश लेखपाल, एनटीपीसी का CBT 2 और यूपी PCS की तैयारी कर रहा हूँ, और इन तीनों का एग्ज़ाम मुझे भी देना है। इसीलिए दोस्तों, मेरे पास भी समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए महत्वपूर्ण समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है ग्राम समाज में विकास के लिए बेहतरीन अध्ययन सामग्री जो है वह कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए मैं जो नोट्स तैयार किया हूँ 3 से 4 किताबों को पढ़ने के बाद, उन तथ्यों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप भी मेरा सहयोग कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको भी इसकी आवश्यकता है, और आप मेरा इसमें सहयोग करने में योगदान ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।